शुरू करें। मैं डॉक्टर जी.डी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर EBST, आज आपको एमकॉम फाइनल के लागत लेखांकन अभिलेख की समीक्षा रिव्यू ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगा। लागत अंकेक्षक को अपने अंकेक्षण कार्य में सभी लागत लेखांकन अभिलेखों, लागत बीजकों, संयुक्त पत्रों, अनेक्जर्स, वित्तीय विवरणों तथा अन्य संबद्ध समंकों का परीक्षण करना होता है। लागत तथा वित्तीय विभागों का ऐसा परीक्षण जो लागत अंकेक्षक करेगा उसके निम्न का समावेश होता है। पहला, वित्तीय स्थिति, जिसमें लेखा लेखांकन तथा वित्तीय अनुपात शामिल हैं, जैसा कि लागत अंकेक्षण रिपोर्ट नियम के संयुक्त पत्र के अनुच्छेद 3 में व्यक्त हैं। दूसरा, लाइसेंस शुदा क्षमता, स्थापित क्षमता, उत्पादन तथा सामान्य क्षमता। तीसरा, कच्चे माल, शक्ति तथा ऊर्जा का उपयोग, व्यय, वेतन तथा मजदूरी, स्टोर तथा स्पेयर पार्ट्स, ह्रास हेतु प्रावधान, प्रव्ययों का व्यय, रॉयल्टी तथा तकनीकी सहायता, सामान्य गैर प्रावर्तिक लागतों का अन्य मद है। चौथा, विक्रय में वसूली, स्थानीय तथा निर्यात इकाई तथा उत्पाद के प्रत्येक किस्त हेतु विक्रय का योग। पांचवा, लागत प्रारूप, जो कंपनी से संबद्ध लागत लेखांकन रिकॉर्डों नियमावलियों के अनुरूप रखे जाते हैं। छठा, वित्तीय पुस्तकों का ऐसे मिलान, रिकन्सिलेशन, लागत लेखांकन अभिलेख नियमावली में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार लागत परफॉर्मों का परीक्षण तथा उपयुक्त अन्य मदों केवल लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रारंभ हो सकती है। तब सभी अंतिम प्रविष्टियों लेखा पुस्तकों के माध्यम से की जाती है कि समीक्षा निम्नलिखित विधियों को आधार बनाकर की जा सकती है। लागत अंकेक्षण में प्रतिदर्शन, सैंपलिंग इन कॉस्ट ऑडिट। अंकेक्षण कार्य के लंबे समय से प्रतिदर्शन की भूमिका रही है। अंकेक्षक परंपरानुसार प्रतिदर्शन सैंपलिंग कार्य को परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग करते आ रहे हैं। वास्तव में परीक्षण जांच का क्षेत्र प्रतिदर्शन से अधिक बड़ा होता है। प्रतिदर्शन का क्षेत्र नमूने के चयन तक सीमित होता है, जबकि परीक्षण जांच में नमूने के चयन के पश्चात उसकी जांच भी की जाती है। जब लेखा पुस्तकों में किए गए प्रत्येक व्यवहार के लेखे की जांच न करके कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच टेस्ट चेकिंग कहते हैं। आजकल अंकेक्षण प्रक्रिया बहुत कुछ परीक्षणों, टेस्ट एवं नमूनों सैंपल्स के आधार पर की जाती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है, यदि पूरे व्यवहार में से केवल कुछ प्रतिनिधि व्यवहारों, सैंपल ट्रांजैक्शंस की जांच की जाती है और जांच के फलस्वरूप इन व्यवहारों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तो मान लिया जाएगा कि सभी व्यवहार सही हैं जिनके ये प्रतिनिधि हैं। यदि परीक्षण जांच के समय गलतियां अथवा अनियमितताएं प्रकट होती हैं, तो यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या गलतियां एवं अनियमितताएं ऐसी हैं कि परीक्षण की जांच का क्षेत्र बढ़ाया जाए। परीक्षण की सीमा निर्धारित करने वाले सिद्धांत, परीक्षण की सीमा अंकेक्षक द्वारा बहुत सावधानी से निर्धारित की जानी चाहिए। इसके संबंध में इसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मदों का महत्व, महत्वपूर्ण मदों की जांच विस्तृत रूप से की जानी चाहिए। दूसरा, कुछ खातों के सापेक्षिक जोखिम, कुछ खातों की अनियमितताओं की संभावनाएं अधिक होती हैं, जैसे रोकड़ व स्टॉक, इनकी जांच विस्तृत रूप से की जानी चाहिए। तीसरा, आंतरिक निरीक्षण नियंत्रण, व्यवसाय में अपनाए गए समस्त नियंत्रण विशेष तौर पर आर्थिक व्यवहारों तथा उनके लेखे के संबंध में यदि वे संतोषजनक हैं तो जांच अधिक विस्तृत नहीं होगी, और यदि ऐसे नियंत्रण नहीं हैं अथवा असंतोषजनक हैं तो जांच विस्तृत करनी होगी। चौथा, व्यवसाय का आकार, वॉल्यूम, यदि व्यवसाय बड़ा है तो उसके व्यवहार भी अधिक होते हैं, तो परीक्षण जांच पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि समस्त व्यवहारों के प्रत्येक पहलू की जांच बड़ी मुश्किल होती है।
संदिग्ध व्यवहार, यदि कुछ ऐसे व्यवहार नजर आते हैं जिन पर अनियमितताओं के संदेह है तो उनकी जांच विस्तृत रूप से की जाएगी। छठा, प्रमाणकों की विश्वसनीयता, यदि व्यापारिक व्यवसायों के संबंध में विश्वसनीयता का प्रमाणकों एवं प्रपत्रों के रूप में मौजूद है तो जांच का क्षेत्र कम विस्तृत होगा, और यदि विश्वस्त प्रमाणों का अभाव है तो जांच अधिक विस्तृत होगी। सातवां, जांच का उद्देश्य, यदि अंकेक्षक को यह ज्ञात है कि उसकी रिपोर्ट की किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किया जाएगा तो उसकी विशेष जांच की जानी चाहिए। प्रबंधकों की स्थिति, यदि व्यवसाय के प्रबंधक अपनी ईमानदारी, जांच का उद्देश्य, यदि अंकेक्षक को यह ज्ञात है कि उसके रिकॉर्ड का किसी कार्य विशेष के लिए प्रयोग किया जाएगा तो विशेष जांच की जानी चाहिए। आठवां, प्रबंधकों की ख्याति, यदि व्यवसाय के प्रबंधक अपनी ईमानदारी, सच्चाई तथा कर्मठता के लिए प्रसिद्ध हैं तो जांच अधिक विस्तृत नहीं होती तथा इसके विपरीत स्थिति में तो विस्तृत जांच करनी पड़ती है। 9, पूर्व अनुभव, यदि अंकेक्षक ने इस व्यवसाय के हिसाब किताब की जांच पहले भी कभी की है तो उसे पूर्व अनुभव जांच की सीमा करने में सहायता प्रदान करता है। 10वां, नमूने का प्रतिनिधि होना, परीक्षण जांच के लिए जो मदें चुनी जावे वे पूरे व्यवसाय के प्रतिनिधि होना चाहिए। यदि एक व्यवसाय में जांच प्रतिवर्ष करनी पड़ती है तो अंकेक्षक को नमूने चुनने का तरीका प्रतिवर्ष बदलते रहना चाहिए ताकि नियोक्ता को यह ज्ञात न हो सके कि इस वर्ष कौन कौन से व्यवहारों के नमूने के तौर पर चुना जाएगा। परीक्षण जांच के लाभ, पहला, समय की बचत, परीक्षण जांच से समस्त व्यवहारों की जांच न करके कुछ नमूनों की जांच होती है, अतः जांच कार्य शीघ्र समाप्त हो जाता है। दूसरा, सही परिणाम, परीक्षण जांच के द्वारा परिणाम भी प्राय सही ही मिलते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि व्यवहारों का नमूना सही है तो समस्त व्यवहार भी सही होंगे। तीसरा, शक्ति का अन्यत्र उपयोग, परीक्षण जांच के कारण बहुत शक्ति बच जाती है, अतः उसका अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। चौथा, बड़े व्यवसायों में भी अंकेक्षण कार्य की शीघ्र समाप्ति हो जाती है। पांचवा, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का महत्व बढ़ जाता है। परीक्षण जांच के दोष, पहला, त्रुटियों तथा कपटों को छिपा रह जाना, परीक्षण जांच के अंतर्गत सभी व्यवहारों की जांच न की जाकर केवल कुछ हिस्सों की जांच की जाती है, अतः जो हिस्सा जांच के बिना छूट जाता है उसमें त्रुटियां व गबन छिपे रह सकते हैं। दूसरा, जांच का हिसाब विश्वस्त न होना, यह आवश्यक नहीं कि जिस नमूने की जांच की गई है उसमें कोई नहीं है तो शेष ठीक होगा, अतः परीक्षण जांच द्वारा किया गया अंकेक्षण कार्य विश्वस्त नहीं होता। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व का बढ़ जाना। चौथा, व्यवसाय के कर्मचारियों का असावधान होना। धन्यवाद।